हेलो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दुनिया कैसे बनी, ये तमाम चांद सितारे, बड़ी बड़ी गैलेक्सी और ये यूनिवर्स, ये बना कैसे, तो आप सीधा सा जवाब देंगे द बिग बैंग थ्योरी। जाहिर सी बात है, हम सब ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है और सुना है, लेकिन हमें बिग बैंग थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाती है, डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता। ये इतनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग थ्योरी है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। इस दुनिया को जैसे आप देखते हैं, समझते हैं, उस परसेप्शंस को हिलाती है ये थ्योरी। तो आइए बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। सबसे पहली चीज़, इसके नाम पर मत पढ़ना, जो इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा कुछ भी नहीं था। बिग बैंग थ्योरी में कुछ भी बिग नहीं था। ऐसा हरगिज़ नहीं था कि कोई बहुत बड़ी सी चट्टान थी, उस चट्टान में एक्सप्लोजन हुआ और उस चट्टान के टुकड़ों से बाकी सोलर सिस्टम बने, प्लैनेट बने, स्टार्स बने। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये एक छोटे से पॉइंट से बना। अब दूसरी चीज़, बैंग जैसा भी कुछ नहीं हुआ। बैंग का मतलब दो चीज़ों का टकराना। कभी भी दो चीज़ें बिग बैंग में टकराई नहीं। एक छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, जो एक्सपैंड कर गया। अब तीसरी चीज़, थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है, ये पूरा सच नहीं है। ये एक बहुत बड़े सच का एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी तक हमें मालूम चला है। तो अब बिग बैंग थ्योरी पर स्टार्टिंग से बात करते हैं। आज से करीब 13 से 14 बिलियन ईयर्स पहले, जो एक बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आपको बिलियंस का आइडिया कम हो कि बिलियंस दरअसल में कितना होता है, वैसे तो पता है कि 1 के आगे कितने जीरोस, पर थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बिलियन एक्चुअल में कितना होता है, तो अभी इस टाइम से 1 बिलियन सेकेंड पहले 1989 चल रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिलियन कितना होता है। तो 13 से 14 बिलियन ईयर्स पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी का मतलब ना समय, ना स्पेस, ना यूनिवर्स, ना मैटर। बस एक छोटा सा पॉइंट था जिसमें इनफाइनाइट एनर्जी थी, और उस पॉइंट का टेम्परेचर बिलियंस डिग्री सेल्सियस था। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हीट थी उस पॉइंट में। वहाँ मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैटर मतलब क्या? मैटर किन चीज़ों से बना है? एटम से। एटम किन चीज़ों से बनते हैं? पार्टिकल से। तो इतने हाई टेम्परेचर में मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी था। उस पॉइंट में अचानक से ब्लास्ट होता है या एक्सपैंड करता है। क्यों होता है पता नहीं, भगवान जाने। अब ये एनर्जी पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। अब ये ऊर्जा था, ये एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलती रही, और इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और एनर्जी चेंज हुई मास में। अब एनर्जी मास में कैसे चेंज होती है? याद करिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, E=mc²। एनर्जी चेंज होती है मास में, और मास चेंज होता है एनर्जी में, जिससे मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये नेचर का लॉ है कि जब एनर्जी मैटर में चेंज होती है, पार्टिकल्स में चेंज होती है, तो सिर्फ मैटर या पार्टिकल्स नहीं बनते, उसी के क्रॉसपेंडिंग एंटी मैटर और एंटी पार्टिकल्स भी बनते हैं। जैसे कि अगर एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन बनता है, तो उसी के साथ एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा, एग्जैक्टली वही चीज़ या मिरर इमेज, लेकिन दूसरे चार्ज के साथ। अब ये मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, पर पता नहीं कैसे मैटर का 0.0001% समथिंग हिस्सा मैटर के फॉर्म में बच गया, जो अपने क्रॉसपेंडिंग मैटर के साथ मिलकर वापस एनर्जी में नहीं बना। अब इससे एक खास इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आई कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये यूनिवर्स होना नहीं चाहिए था।
अगर किसी साइंटिस्ट की नज़र से देखा जाए तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, पर एग्जिस्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब बिग बैंग हुआ तो सबसे पहला एलिमेंट बना ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम क्या होता है? बिना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो बिग बैंग जब हुआ तो सिर्फ ड्यूटेरियम बना। ड्यूटेरियम मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गायब था क्योंकि बिग बैंग के टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने थे। तो ड्यूटेरियम एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज हुआ। बिग बैंग के कई हजारों सालों बाद इलेक्ट्रॉन्स बने। इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव पार्टिकल्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बने तो ये ड्यूटेरियम में मिले। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब मिले तब न्यूट्रल एटम्स बन पाए और साथ में इन्होंने इमिट किया एनर्जी और रेडिएशन। वो रेडिएशन उस टाइम पर इमिट हुआ, उसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, और ये पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप एक रेडियो चैनल से दूसरी रेडियो चैनल पर कन्वर्ट करते तो बीच में ज़ करके आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें दरअसल कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से ही हैं जो पूरे यूनिवर्स में है। खैर, अब न्यूट्रल एटम्स बने तो उस टाइम पर भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहा और हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस यानी एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन गैस की क्लाउड्स बने और वो तमाम क्लाउड्स जगह जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गए, जिसकी वजह से स्टार्स बने। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके हीलियम बनते थे। हीलियम क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। याद करिए, सूरज में क्या होता है? सूरज की रोशनी कैसे आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत एनर्जी निकलती है। और इसी प्रक्रिया द्वारा शुरुआत में 200 से 300 तारे बने और लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी, यही वो तारे हैं जिन्हें आप रात में आसमान में देखते हो, जो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आने लगे, जो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और जिन्हें हम कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सी के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डस्ट आपस में सामने आने लगे और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट बनने लगे। सारे एस्ट्रोवाइट जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह सॉलिड था और किसे पता था इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। अब प्लैनेट तो बन गए, पर अब भी जो भी बचे खुचे हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे और एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई इनकी टेम्परेचर बढ़ गई जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा सामने आया जिसका नाम है सूर्य। सूर्य का जन्म हो गया। जब ये तारा बना तो बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया
जिसके कारण बाकी सारे धूलकण सोलर सिस्टम से बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में वहीं 8 ग्रह और उपग्रह बच गए जो साइज में बड़े थे और अपना सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। सौरमंडल के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के गोले बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट का जन्म हो गया, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मरकरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती यानी अर्थ। इससे बहुत खास सी चीज़ सामने आई, हमारी ह्यूमन बॉडी 72% वाटर है। वाटर मतलब क्या? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बना था जब बिग बैंग हुआ और ऑक्सीजन बना बिग बैंग होने के बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद सितारों में। और हमारी बॉडी में जो कार्बन है, आयरन है, जिंक है और ये तमाम छोटे छोटे एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट बने थे उन सितारों में, उन डाइंस स्टार में, रेड स्टार्स में, सुपरनोवा में, और वहाँ से आए अर्थ पर। और अर्थ पर इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके बने हम। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना। अगर हमारी बॉडी में एक भी एलिमेंट की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी थॉट है कि हमारी बॉडी जितना कुछ भी बनी है, वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बतानी थी कि हमारी बॉडी जितने भी मास की बनी है, अगर उतना ही मास अगर सूरज का लिया जाए तो हम सूरज से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। बस इतनी सी बात है कि सूरज बड़ा बहुत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।